हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट 2, जिसमें हम हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ को कवर करेंगे। चैप्टर बहुत सिंपल है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिवाइज करने होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लिक्विड सॉल्यूशन। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द solubility of gas in liquid. See, in general, suppose you have a water molecule and oxygen is dissolved into this. Just example I am taking. So some of the water vapor will put the pressure on the liquid surface, which is called the vapor pressure of water, and some of the pressure exerted by the dissolved gas. Let's say oxygen हमने ले रखा था, तो oxygen भी apply कर रही है. So we could say the P of oxygen, it could be the partial pressure of oxygen. So instead of oxygen, let me write the gas. तो ये combinedly सभी के लिए हो जाएगी. Now we have to identify कि गैस की solubility उस liquid में हम कैसे बढ़ा सकते हैं. So it is very obvious if you keep putting pressure, like suppose इसको हम बंद कर दें और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दें, एंड पिस्टन को अगर पीछे की तरफ पुश करेंगे तो गैस कंप्रेस होगी तो उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी. सो वी कैन से द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्ट ऑन इट. जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी और वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी. अब लेट्स से टॉक अबाउट द टेम्परेचर. अगर तुमने इस सॉल्यूशन पे टेम्परेचर लगाया तो टेम्परेचर क्या करेगा, गैस के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और सॉल्यूशन से बाहर स्केप आउट हो जाएंगे. सो वी कुड से कि सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर. तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. तो बेसिकली जितनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब जितनी ठंडी होती जाएगी उतना सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीजेस, और जितना हाई प्रेशर तुम लगाओगे कंप्रेशन उतना बढ़ेगा और सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीजेस. तो ये जो सपोर्ट करता है वो डेल्टा एच नेगेटिव को सपोर्ट करता है, मतलब नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को. इट विल इंक्रीज द सॉलिबिलिटी, वेयर एंडो में उल्टा हो जाएगा, एंडो में सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी. इसके अलावा नेचर ऑफ द गैस भी होते हैं कि मान लो कोई गैस, लेट्स से कि हमारे पास मीथेन है, हाइड्रोजन है और हीलियम है. वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगी. तो इन जनरल तो क्या होता है कि जब भी हम लाइक डिजॉल्व लाइक ही होते हैं, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. पोलैरिटी हो तो भी सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. लेकिन इस केस में कोई भी पोलर नहीं है, तो हम मोलर मास से कंपेयर करेंगे. ये 16 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, ये 4 ग्राम है. तो इस बेसिस पे मीथेन की सॉलिबिलिटी हायर होगी, फिर हीलियम की होगी और फिर उसके बाद हाइड्रोजन की होगी. तो बेसिकली दैट अट्रैक्शन टुवर्ड द सॉल्वेंट ही है. अट्रैक्शन में डोमिनेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा, फिर उसके बाद आयोनिक कैरेक्टर, एंड देन आफ्टर दैट द मोलर मास. So based on these 3 points, we could say that gas will be soluble at high pressure and lower temperature. Now इसका quantitative analysis done by one scientist, उनका नाम था हेनरी. तो हेनरी ने क्या कहा देखते हैं. तो हेनरी ने बताया कि जब सॉल्वेंट के अंदर कोई गैस डिसॉल्व है, and if you are putting piston and compressing the gas, so obviously gas solubility will increase, means the partial pressure of the gas is directly proportional to the solubility of a gas, जिसको कई बारी हम मोलालिटी या मोलारिटी के फॉर्म में ले सकते हैं. वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी एंड मोलालिटी सेम ही होते हैं, एंड दैट शुड बी रिप्रेजेंट इन ग्राम पर ml. So I could write m is directly proportional to the partial pressure of the gas. So m would be is equal to k p of gas, where k is a constant value and this is represent in the grams per ml. बट इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया बाद में, जब डाल्टन्स के थ्योरी आई कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, तो फिर हेनरी ने एक मॉडिफाई इक्वेशन दी. दैट ही सेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure, the partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas in liquid.
एंड जब P गैस से प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो KH and the mole fraction of the gas in liquid. This equation we got it where KH is a Henry's constant. KH is Henry's constant, and this is the partial pressure or the vapor pressure of the gas on the liquid surface, and this X is a mole fraction of gas in liquid. Temperature and pressure हमें fix रखने होंगे, means this is at equilibrium position. So that's how we got the modified equation, and this is called the Henry's law equation, that P gas is equal to KH into the mole fraction. Now Henry's constant, it depends on nature of gas. Obvious हर गैस के लिए KH की वैल्यू अलग होगी, जो गैस ज़्यादा soluble है उसके लिए KH की वैल्यू कम होती है. Second point है temperature. So Henry constant depends upon the nature of the gas and temperature, and we could say the KH is directly proportional to the temperature. More temperature, KH value will be higher. So the inversely proportional of solubility of gas in liquid. Solubility of the gas in liquid. So suppose if the question is coming, you have a X, Y and Z, and their KH value is 4.13, 3.21 and 0.418, then which gas is highly soluble? तो अगर solubility निकालना है तो inversely proportional हो जाएगा, मतलब Z सबसे ज़्यादा soluble हो जाएगा, उसके बाद Y and then X, because KH is inversely proportional to the solubility. One more question we can do. Let's say the CO2 is dissolved in water at STP, or room temperature we can say. CO2 is dissolved in water at STP. Find mole fraction of CO2 if KH is given, let's say 10 to power 5 atm or bar. So we know that partial pressure of the gas would be equal to KH, and mole fraction of the gas in liquid means CO2. This is also I can write as a CO2. So STP means this is the 0 degree Celsius. STP means the pressure should be the 1 atm. So here I'll write the 1 atm and the KH and mole fraction of the CO2. KH value is given 10 to power 5. So we will get the mole fraction of CO2 is 1 upon 10 to power 5 means 10 to power minus 5. That should be answer. Now similar pattern, we have a solubility of solid. So like suppose if the sugar is dissolved in water, sugar is non-volatile, so if it is dissolved in water, so water is putting the slightly vapor pressure on the liquid surface, but the sugar is non-volatile, it will stay into the solution. तो अब अगर हमने इसको हीट अप करना शुरू किया तो क्या होगा, वाटर के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो मोर शुगर विल बी सॉल्युबल. तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सैचुरेशन में कन्वर्ट होगा अगर तुम उसमें शुगर डालते जाओगे टेम्परेचर बढ़ाने पर. तो solubility of the solid in liquid is directly proportional to the temperature, because on increasing temperature space between the water particle increases, so it will consume more sugar. And there is directly proportional to the nature of solute also. Obviously ऐसे solute ज़्यादा soluble हैं जिनका attraction है water की तरफ, and there is no effect of pressure, और अगर आएगा भी तो बहुत negligible आएगा, so that's why we can say it's a no effect of pressure. And these all such things happen at the equilibrium position. So the qualitative analysis and quantitative analysis done by the one more scientist whose name is Raoult. So we have a Raoult's law is applied for the liquid in liquid solution, and we are applying that A, let's say, is a solvent and B is solute.
So I'm going to use the binary solution, and they both are volatile as of now I'm taking. So it can be volatile and non-volatile both, but as of now I'm taking both are the volatile. So binary solution we are taking. So Raoul is also kind of the Henry's only. He said the partial pressure of the A means solvent is directly proportional to the mole fraction of the A solvent in liquid. So I'm taking liquid in liquid solution. Similarly, for the solute also, PV is directly proportional to the mole fraction of the solute in liquid. So when we remove the proportionality constant, we will get the PA naught XA, and here we will get it the PV equal to PV naught XB. So just like ideal solution, the Dalton one scientist was there who has given the partial pressure law for the ideal gases. If A or B two ideal gases are mixed together, the total pressure would be is equal to pressure exerted by the A and pressure exerted by the B. So the same phenomena is applicable for the liquid solution. A is solvent and B is solute. So the total pressure would be is equal to PA plus PV, means solute pressure and solvent pressure. So we will get the PT, or else we can write the P of solution would be is equal to PA naught XA plus PV naught XB. अच्छा, अब यहाँ पे PA naught and PV naught, these are the considered as a vapor pressure of A in pure state. Pure means before mixing. And this PV naught is a vapor pressure of B in pure state, means in the pure condition without adding anything. तो तुम्हारा टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, PA naught XA plus PV naught XB. बोथ आर वॉलेटाइल एज ऑफ नाउ. अगर इसमें कोई एक नॉन वॉलेटाइल हो गया तो हम उसके प्रेशर को जीरो कर देंगे. इस एक्सप्रेशन को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ XA और XB ओनली. So let's write PT would be is equal to PA naught XA plus PV naught 1 minus XA. So we know that, simple mathematics लगाते हैं, PV naught minus PV naught XA. तो XA को कॉमन ले लोगे तो PA naught minus PV naught XA plus PV naught. So this equation we got it in terms of XA. Similarly तुम इस equation को, मेन equation को XB के फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हो. तो अगर XB के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास PT इक्वल टू आ जाएगा PV नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PA नॉट. तो बेसिकली मेन इक्वेशन तो हमारी पहले ही है, ये वाली इक्वेशन एडिशनल हो गई है इन टर्म्स ऑफ XA और इन टर्म्स ऑफ XB. If you compare with the straight line equation y is equal to mx plus c, तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है. That is the vapor pressure of solution and this is the mole fraction and this could be intercept. तो ये कुछ इस तरह का चला जाएगा. This is the intercept PV naught and the slope is PA naught minus PV naught. स्लोप पॉजिटिव है तो ये दिखा रहा है कि PA naught की वैल्यू PV naught से ज़्यादा है. So let's do some question based on the Raoult's law. Question 1. Vapor pressure of ethanol is given 44.5 millimeter and vapor pressure of methanol, let's say given is 88.7 mm of mercury. Ideal solution is formed at the same temperature and pressure by mixing 69 gram of ethanol and 40 gram of methanol. So calculate the vapor pressure of the solution. So question seems very simple. Vapor pressure of ethanol means pure is given, methanol is also pure is given, ideal solution we have given, and 69 gram of ethanol and 40 gram of methanol. So P of solution total would be is equal to PA naught XA plus PV naught XB. So let's say this is A and this is B.
69 of ethanol, so the moles of the 69 divide by the 46, so we will get the 1.5 moles of ethanol, and here methanol means 40 divided by 32, so we will get the moles 1.25. So we can put the volume 45.5, and this is mole fraction is Na divided by the total moles, so Na is 1.5 and total moles we have 1.5 plus 1.25 plus PV naught we have 88.7. Okay, XV you can write it down 1 minus XA, or else you can write 1.25 divide by 1.5 plus 1.25. So on calculation you will get around 64.589 mm of mercury. So here we have a question, what is the composition of vapor which is in equilibrium at 33 degrees Celsius with the benzene toluene solution with a mole fraction of 0.4. The pure condition is given. अच्छा, कंपोजिशन ऑफ वेपर के लिए हमें पहले एक फार्मूला ड्राइव करना होगा जो 11th ग्रेड में था, दैट इज़ डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ. सो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ इज टेलिंग अस दैट partial pressure of any gas is a mole fraction of that gas in gas into Pt, total pressure, where Y is represent the mole fraction of gas in gaseous phase. So in that question they are asking about that only, vapor. So let's apply this concept and calculate the value. So we know that Raoult's law is valid when the equilibrium is reaching. So P of any, so according to the Raoult's law, for any component Pa is equal to Pa naught and Xa. Similarly, for the Dalton's partial pressure law, Pa could be is equal to Ya into Pt. So these two equations we have, we can equate these two equations and our target to find out the Ya value. Ya is the mole fraction in the vapor phase. So Ya should be is equal to Pa naught Xa divided by Pt. So we will apply the value and get to know the answer. So here we have, so this is I am using for benzene. So benzene is given 119 pure form and the mole fraction is given 0.4. The total one we have to identify, total is 0.4 into 119 plus 0.6 into 37. I wrote it Pa naught Xa plus PV naught Xb. So on calculation we will get it 0.682. So Y of B, P means here the toluene, that should be is equal to 1 minus 0.682. So we will get it 0.318. That should be answer. So these are the two cases which we have to do in the Raoult's law. Now in the next category we have an ideal and non-ideal solution, where the non-ideal further classify into two patterns. One is called positive deviation and other is called negative deviation. So ideal means they are following the Raoult's law, where they are not following the Raoult's law. Now here what is happening, when AA you are mixing with BB, it is forming the mixture of A and B. So when we talk about the force of attraction between AA molecules, BB molecules and AB molecules, the force of attraction is remains same, so there is no extra attraction or repulsion is exist. So in that case we can say the enthalpy of mixing is almost zero, because similar type of the molecule are interacting with each other. The change in volume इज़ ऑल्सो ज़ीरो, मीन्स अगर हमने इसका भी 1 लीटर लिया है और इसका भी 1 लीटर लिया है तो हमारा टोटल हो जाएगा 2 लीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ना तो वो 2 प्लस कुछ होगा ना ही 2 माइनस होगा. वेयर एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि रैंडमनेस बढ़ ही जाएगी, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, एंड गिव्स फ्री एनर्जी इज़ ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है वेपर ज़्यादा फॉर्म हो रही हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली कम होगा ए और बी से, इसलिए वेपर फॉर्म होने लगेंगे.
वेयर यहाँ पे ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ए और बी से ज़्यादा होगा, तो दे विल स्टे टुगेदर एंड वेपर विल बी लेस. सो डेल्टा एच, सिंस वेपराइजेशन हो रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेल्टा वी भी बढ़ जाएगा, जो वॉल्यूम 1+1 2 होना चाहिए था वो अब 2+ हो जाएगा. डेल एस स्टिल पॉजिटिव क्योंकि रेंडमनेस सारे मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी. गिव्स फ्री एनर्जी स्टिल नेगेटिव क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है. जहाँ नेगेटिव डेविएशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ज़्यादा हो चुका है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्स इज़ नेगेटिव. वॉल्यूम भी रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि कंप्रेशन हो गया है. एंट्रोपी अभी भी ज़्यादा है और गिव्स फ्री एनर्जी अभी भी नेगेटिव है. So these are the cases where the Raoult's law is defining the difference between the ideal solution and non-ideal solution. तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं. तो आइडियल में इन जनरल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम होता है. जैसे हेक्सेन ले लिया हमने, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, सेम नेचर है दोनों का. CH3Cl प्लस CH3Br, सिमिलर टाइप ऑफ द नेचर है. CCl4, silicon tetrafluoride, benzene and toluene. So these are the few cases जहाँ पे solute and solvent दोनों का नेचर सिमिलर है तो आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे. When we talk about the positive deviation, तो पॉजिटिव डेविएशन में हमें वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स लेने होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल यू कैन टेक विद द वाटर. ज़्यादा वेपर फॉर्म होंगी, वाटर के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होगा. इथाइल अल्कोहल विद वाटर. तो जब भी वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स ले लेंगे सो देन यू विल गेट द, सो व्हेन यू आर टेकिंग द वॉलेटाइल मॉलिक्यूल तुम्हें आंसर मिल जाएगा पॉजिटिव डेविएशन का. इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन. सिमिलरली यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर प्लस HNO3, क्लोरोफॉर्म विथ एसीटोन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी और दे विल शो द नेगेटिव डेविएशन, अट्रैक्शन फील करेंगे. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल जो अपने को बताने हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में. कनेक्टेड विथ मी. अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से बोलो शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए. एंड इफ़ यू फील एनी डाउट इन एनी थिंग सो यू कैन पोस्ट मी और email me in Camtide. Thank you.